स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि सोशल मीडिया पर आजकल एक खबर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। खबर यह है कि अब बाइक वाले को भी टोल टैक्स देना होगा, मोटरसाइकिल चालकों को भी। ये खबर तेज़ी से वायरल हो रही है कि अगर किसी भी नेशनल हाईवे में आप सफ़र करते हैं और टोल टैक्स पार करते हैं, टोल अगर आप पार करते हैं तो टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये खबर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में छा गई है। लेकिन अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस खबर को गलत बताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 15 जुलाई से दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे संबंधित पोस्ट किया। नितिन गडकरी ने लिखा है कि दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स लेने का कोई भी निर्णय प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोपहिया वाहन को टोल टैक्स पूरी तरीके से छूट जारी रहेगी। आपको बता दें कि दोपहिया वाहनों को जब आप खरीदते हैं तो उसी दौरान टोल टैक्स को वसूल लिया जाता है। ऐसे में जब दोपहिया वाहन टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो उनसे टोल टैक्स नहीं दिया जाता है। दोस्तों बिहार में विधवा महिला के साथ कमरे में एक हेडमास्टर पकड़े गए हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार के सहरसा का ये खबर है। बिहार के सहरसा जिले के सोनवर्षा अंचल क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक स्कूल के प्रधानाध्यापक को एक विधवा महिला के साथ संदिग्ध हालात में पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने पहले जम करके पीटा और फिर दबाव में दोनों की शादी करवा दी गई। ये मामला बिहार के सहरसा जिला से सामने आया है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए मतदाता सूची पूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम पर आरजेडी ने कड़ा ऐतराज जताया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इसे पूरी तरीके से गलत और पक्षपातपूर्ण कदम बताया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया को जिस तरह से अचानक शुरू किया गया है उसका सीधा लाभ बीजेपी और जेडीयू को मिलना तय है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला जन भावनाओं के खिलाफ है और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। आरजेडी के इस बयान से साफ है कि बिहार में चुनाव माहौल गर्म होता जा रहा है और फिर निष्पक्षता को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो रही है। दरअसल बात यह है कि चुनाव आयोग ने एक नियम लागू किया है। नियम यह है कि अब जो भी मतदाता है उन सबको ये प्रमाण देना होगा कि वे भारतीय हैं। ये लिखित देना होगा और कोई प्रूफ भी देना होगा, तभी वह मतदान कर सकता है। अब इस नियम के लागू होने से बवाल छिड़ गया है। दोस्तों बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां हर दिन घुसखोर अधिकारी और फिर कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। इसके बावजूद भी उनमें किसी तरीके का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रही है। ताज़ा मामला रोहतास से सामने आया है, जहां पर निगरानी विभाग की टीम ने एक राजस्व कर्मचारी को 18,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ अरेस्ट किया। दरअसल रोहतास जिला के दावथ अंचल के राजस्व कर्मचारी कन्हैया कुमार के खिलाफ निगरानी विभाग को शिकायत मिली थी कि जमीन से जुड़े हुए मामले में एक शख्स से राजस्व कर्मचारी कन्हैया कुमार ने पैसे की डिमांड की थी। लगातार दबाव बनाने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत पटना स्थित निगरानी विभाग में दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज होने के बाद निगरानी ने जांच में आरोप को सही पाया। उसके बाद गुरुवार को निगरानी विभाग की टीम रोहतास पहुंची और जाल बिछाया। जैसे ही दावथ अंचल के राजस्व कर्मचारी कन्हैया कुमार 18,000 रुपये रिश्वत ले रहा था, तभी टीम ने धावा बोल दिया और उसे पैसों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद टीम उसे अपने साथ पटना ले गई। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नई नवेली दुल्हन ने अपने पति को छोड़ करके अपने कॉलेज के प्रेमी के साथ भागने का निर्णय लिया है, जहां उसने घर से ज्वेलरी भी चुराई। लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे और फिर उसके प्रेमी को पकड़ लिया। ये घटना गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद ओपी इलाके में हुई है, जब दुल्हन ने शादी के 1 साल बाद ही अपने ससुराल से गहने और फिर नगद लेकर के अपने प्रेमी के साथ भागने का प्रयास किया। पति की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों को पकड़ लिया। वहीं पर पति के बयान के आधार पर पुलिस ने नवविवाहिता और फिर उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से गहने बरामद हुए। जब पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है, जिसमें पहले प्रेमी को पकड़ा गया और फिर दुल्हन को। दुल्हन ने बताया है कि उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी और उसे ससुराल में प्रताड़ित किया गया था, इसलिए वे अपने पुराने प्रेमी के पास चली गई। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो फिर दुल्हन ने कहा कि लड़की ने केवल उसकी मदद की थी। हालांकि पुलिस ने पुष्टि की है कि वे उसका प्रेमी था। अब प्रेमी को जेल भेज दिया गया है और फिर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
दोस्तों, राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के फाउंडर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार दोनों ही एक अब कानून की शरण में पहुंच गए हैं। जहां सारिका पासवान ने सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर के भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति थाने में केस दर्ज करा गया है। सारिका पासवान का आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आशुतोष ने उनके खिलाफ गलत टिप्पणी की है। इसकी जानकारी मिलने के बाद वे थाना पहुंचे और फिर केस दर्ज किया गया है। वहीं पर दूसरी ओर आशुतोष ने राजद के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा धमकी देने और फिर परिवार की महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। आशुतोष कुमार ने कहा है कि 24 जून से उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब पूरे मामले के बारे में अगर बात की जाए तो दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान और आशुतोष कुमार के बीच ये तल्खी एक वायरल पोस्ट के बाद से बड़ी है। आशुतोष कुमार के सोशल मीडिया से सारिका पासवान के खिलाफ एक बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस टिप्पणी पर सारिका पासवान और आरजेडी दोनों ने कड़ा एतराज जताया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से बिहार दौरा होने वाला है। दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2.5 महीने में बिहार का दौरा करने वाले हैं, जिनमें उनकी यात्रा की संख्या 10 तक पहुंच सकती है। हर प्रमंडल में उनकी सभा आयोजित की जाएगी, क्योंकि बिहार में कुल 9 डिवीज़न हैं। यह चुनाव आयोग की ओर से 15 सितंबर के बाद चुनाव की घोषणा की जा सकती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई से 15 सितंबर के बीच बिहार में कम से कम 9 या फिर 10 बार आ जाएंगे। हर दौरे में वे हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पिछली बार उन्होंने सीवान में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, जब इससे पहले पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया था। अगस्त में होने वाले एक दौरे में पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन होने की संभावना है। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने बिहार चुनाव को प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ने का निर्णय लिया है, जिससे अति पिछड़ा और फिर स्वर्ण वोट सुनिश्चित हो सके। भाजपा ने स्पष्ट कहा है कि इस बार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, एनडीए को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर रेणु कुशवाहा पाला बदल करके आरजेडी का दामन थाम लिया है। आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने आरजेडी का हाथ थाम लिया है। पटना में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जो उनके साथ और भी कई मुख्य चेहरे भी आरजेडी में शामिल हुए हैं, जिससे राज्य की सियासत में खलबली मच गई है। जब तेजस्वी यादव ने इस दौरान ट्वीट करके जानकारी देते हुए बताया है कि पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी विजय सिंह जाप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा और फिर राजीव क्वेरी समेत कई दिग्गज नेताओं ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की है। जय तेजस्वी यादव ने इसे बड़े बदलाव की आशंका बताया है और कहा कि जनता अब लगभग 20 सालों से चल रही जन विरोधी एनडीए सरकार से बहुत परेशान हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब अचेत अवस्था में हैं और फिर बिहार को कुछ रिटायर अफसर मिल करके चला रहे हैं, जो जनता से पूर्ण रूप से कटे हुए हैं। बहुजन विरोधी और भ्रष्ट भुंजा पार्टी की सरकार ने बिहार को गर्त में ढकेल दिया है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों, बिहार के 23 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में मानसून सक्रिय तो है, लेकिन अब तक औसतन 22% कम बारिश हुई है, जहां कई जिलों में आज भी बारिश और फिर वज्रपात के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार के 13 जिलों में बारिश और फिर वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया और फिर पश्चिमी चंपारण के कुछ भागों में बारिश और वज्रपात की ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश के आसार हैं। वहीं पर पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और गया में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आम लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने खराब मौसम में लोगों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस मौसम को देखते हुए लोगों से अनुरोध है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि आप खुले में हैं तो फिर शीघ्र ही किसी पक्के मकान में शरण लें। ऊंचे पेड़ या फिर बिजली के खंभे से दूर रहें। दोस्तों, बिहार में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 2 महिला की जान चली गई है। आपको बता दूं कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही एक बार फिर से जानलेवा साबित हुई है। जब बिहार के अरवल और पश्चिमी चंपारण जिले में हुई 2 अलग अलग घटनाओं ने न केवल 2 जिंदगियां छीन ली, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियां और फिर प्रशासनिक उदासीनता की पोल भी खोल दी है। जहाँ अफसाना खातून और फिर मुन्नी देवी 2 महिलाएं हैं, जो कि सिर्फ इलाज की आस लेकर के अस्पताल पहुंची, लेकिन वहाँ से उनकी लाश लौटी। अरवल में
अफसाना खातून की मौत के बाद झोला छाप डॉक्टर फरार हैं। यह पहली घटना अरवल के कलेर प्रखंड में हुई है, जहां पर अफसाना खातून उर्फ मुन्नी को परसों पीड़ा होने पर परिजन एक निजी क्लिनिक में ले गए। परिजनों का आरोप है कि वहां कोई योग्य डॉक्टर नहीं था और फिर एक तथाकथित झोला छाप डॉक्टर ने उसका इलाज किया। वहीं पर दूसरी घटना पश्चिमी चंपारण के बगहा में सामने आई है, जहां पर चखनी पतरोल गाँव में एक झोला छाप डॉक्टर की ऑपरेशन करने के बाद जच्चा बच्चा दोनों की जान चली गई। मुन्नी देवी को सरकारी अस्पताल से रेफर किया गया था, लेकिन एक कार्यकर्ता ने उन्हें बेतिया ले जाने के बजाय झोला छाप डॉक्टर प्रवीण तिवारी के पास भेज दिया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भोजपुर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें दो लड़कियों ने एक दूसरे से प्रेम विवाह कर लिया है। आपस में ही दो लड़कियों ने शादी कर ली। ये घटना न सिर्फ स्थानीय समाज को चौंकाने वाली है, जहाँ इनमें से एक लड़की आरती जो कि 18 साल की है, जबकि दूसरी ज्योति मात्र 15 साल की है। दोनों एक ही मोहल्ले में रहती है और पिछले 3 वर्षों से एक दूसरे के प्रेम में थी। यह परिवार वालों को ये एक सामान्य सहेली जैसा संबंध लगता रहा, लेकिन जब दोनों घर से भाग गई और गुजरात के राजकोट में एक मंदिर में शादी रचाई, तब सच्चाई सामने आई। दरअसल राजकोट पहुंच करके दोनों ने एक मंदिर में शादी की रस्म पूरी की। आरती ने खुद को पति की भूमिका में मानते हुए ज्योति की मांग में सिंदूर भरा और लड़कों की तरह बाल कटवा करके एक पुरुष की छवि बनाई। ये कदम उन्होंने समाज और फिर परिवार की अपेक्षाओं के खिलाफ उठाया है, जो परंपरागत लैंगिक भूमिकाओं के अनुसार नहीं था। वहीं पर राजकोट से भागने के बाद दोनों दिल्ली पहुंची और फिर आरती की एक रिश्तेदार के यहाँ शरण ली। परिवार वालों को ये बात तब पता चली जब आरती ने उन्हें व्हाट्सएप पर एक ऑडियो मैसेज भेजा, जिसमें उसने कहा कि हम अपनी मर्जी से निकले हैं, हमें मत ढूंढो, अगर हमें कुछ हुआ तो फिर हमारे घर वाले जिम्मेदार होंगे। इस मैसेज में अहमदाबाद की पृष्ठभूमि में आवाज़ सुनाई दी, जिससे उन्हें लड़कियों की लोकेशन का अनुमान लगाया गया। राजकोट में आरती के एक रिश्तेदार को सूचना दी गई और फिर जल्द ही ये जानकारी भोजपुर के परिवार तक पहुंची। या डर के चलते दोनों किशोरियां दिल्ली चली गई और फिर वहां आरती के दूसरे रिश्तेदार के पास रही। इसी दौरान रिश्तेदार ने दोनों के परिजनों को जानकारी दी और फिर परिवार वाले दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में दोनों लड़कियों ने परिवार के सामने स्वीकार किया है कि वे एक दूसरे से प्रेम करती है और साथ ही रहना चाहती है हमेशा। वहीं पर परिवार ने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुई। इसके बाद उन्हें भोजपुर वापस लाया गया। दोस्तों, बिहार में एक फर्जी दारोगा पकड़ा गया है। नाम है रवि किशन, जब पुलिस की वर्दी पहन करके शराब की तस्करी करता था और रंगे हाथ दबोचा गया है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार की मद्य निषेध नीति के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत उत्पाद विभाग पटना की टीम ने एक व्यक्ति को फर्जी दारोगा की वर्दी में 199 लीटर अवैध विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। जहाँ आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि गिरफ्तार व्यक्ति खुद को पुलिस अधिकारी बताकर के अवैध शराब की ढुलाई कर रहा था। जहाँ सूचना के आधार पर की गई त्वरित कार्रवाई में आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रवि किशन के रूप में हुई है। वहीं पर भागलपुर मद्य निषेध की टीम ने भी एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। कार्रवाई के दौरान पिकअप वाहन से 525 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है। दोस्तों, बिहार में चुनाव में अभी जरूर कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों ने कमर कस लिया है। जब पिछले 2 सालों से प्रदेश में यानी कि बिहार में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को चुनाव चिन्ह मिल गया है। निर्वाचन आयोग ने स्कूल बैग का उनका चुनाव निशान बनाया है। इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारा ध्यान शिक्षा और फिर रोजगार पर है, इसी वजह से स्कूल बैग हमारा चुनाव निशान है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीके यानी कि प्रशांत किशोर स्कूल बैग लेकर के एनडीए और फिर महागठबंधन के लिए कितनी चुनौती बनने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने बीते मंगलवार को इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल बैग आवंटित किया गया। जहां आगामी चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि जनसुराज प्रदेश की सभी 243 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी और फिर दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि जनसुराज प्रदेश में आरजेडी और फिर जेडीयू के विकल्प के रूप में जनता के सामने होगी। वहीं पर चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारा पूरा ध्यान शिक्षा और रोजगार पर है और इसीलिए स्कूल बैग हमारा चुनाव चिन्ह है। बीते 35 सालों से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार शासन में हैं। दोनों के शासन में बिहार के चुनाव की पीठ से स्कूल बैग हटा करके उन पर शर्म की बोरी बांध दी गई है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि जनसुराज का मानना है कि शिक्षा गरीबी को खत्म करने, रोजगार पैदा करने और फिर बिहार से पलायन को रोकने की सबसे बड़ी चाबी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में गरीबी को खत्म
करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पार्टी का चिन्ह पार्टी की मुख्य प्राथमिकताओं को दर्शाता है। जब पिछले साल 2024 में प्रशांत किशोर ने जन स्वराज का गठन किया था, जब इसके पहले प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी 2 साल की पदयात्रा की। उन्होंने पदयात्रा भी जारी रखी है। जब उन्होंने प्रदेश की यानी कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने की योजना की घोषणा की और फिर खुद को जदयू, राजद, बीजेपी और फिर कांग्रेस जैसी स्थापित पार्टियों के विकल्प के रूप में पेश किया है। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो फिर राज्य की 243 विधानसभा सीटों में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी और फिर 75 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं पर 74 सीट जीत करके बीजेपी नंबर 2 पर रही है। जदयू ने 43, कांग्रेस ने 19 जीतने में कामयाब रही है, जिसके बाद एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई है। दोस्तों, जल्द ही बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन ने 4 महीनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जहां चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट शेयर किया है, जिसमें बिहार में चुनाव की संभावित समय सीमा का संकेत दिया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वे बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करेगा और फिर वोट देने के इच्छुक सभी पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर के सत्यापन करेगा। जहां आयोग ने कहा है कि ये प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी। जहां इसने कहा है कि मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। वहीं पर चुनाव आयोग की इस समय सीमा से पता चलता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। जब बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होंगे, क्योंकि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहे हैं। सूत्रों के माने तो आमतौर पर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 1 सप्ताह के भीतर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक जोरदार राजनीतिक बयान में राज्य में पिछले 20 सालों को अंधकार युग करार दिया है। जहां अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से तेजस्वी यादव ने किए गए पोस्ट के जरिए इस बात पर जोर दिया है कि बिहार विकास और प्रगति से वंचित रहा है। पोस्टर में तेजस्वी यादव ने 20 साल के कथित अंधकार युग की कई समस्याओं को सूचीबद्ध किया है, जिसमें बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और मूलभूत सुविधाओं की कमी शामिल है। पोस्टर में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि अंधकार, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, चरमराई, नारी उत्पीड़न, महंगाई, पलायन, भूखमरी, दुरावस्था और फिर कुप्रबंधन जैसे समस्याओं ने बिहार को जकड़ा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इन 20 सालों में राज्य की जनता को न्याय, विकास और फिर बेहतर भविष्य से वंचित रखा गया। तेजस्वी यादव ने इस अंधकार युग को खत्म करने और फिर बिहार को नई दिशा देने का वादा किया है। जहाँ पोस्टर में कुर्सी छोड़ो और फिर अंत बिहार मांग तुरंत का नारा भी शामिल है, जो उनकी राजनीतिक रणनीति का संकेत देता है। दोस्तों, बिहार में 3000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। जहाँ दरअसल बात यह है कि बेरोजगारी की मार झेल रहे बिहार के युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। बिहार यूथ कांग्रेस 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में मेगा जॉब फेयर का आयोजन करने जा रही है। इस जॉब फेयर का मकसद साफ है कि बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ना और उनके लिए देश की नामी कंपनियों तक पहुँच बनाना है। इस भव्य आयोजन में टाटा, विप्रो समेत देश की 78 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भागीदारी की पुष्टि की है। आयोजकों का लक्ष्य है कि 125 से ज़्यादा कंपनियां इस फेयर में शामिल हों और कम से कम 3000 युवाओं को मौके पर ही रोजगार दिया जाए। युवाओं के पंजीकरण के लिए हर जिले में एनरोलमेंट कैंप लगाए जाएंगे और आने वाले 2 दिनों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक भी जारी किया जाएगा। जो गूगल फॉर्म के माध्यम से इच्छुक उम्मीदवार अपना विवरण भर करके जॉब फेयर में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए 12 सदस्यीय टीम वाला कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जो हर उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता और फिर स्किल सेट को रिकॉर्ड करेगा। वहीं पर टीम सुबह 9 से रात 8 बजे तक सक्रिय रहेगी, ताकि किसी को भी कोई भी तकनीकी या फिर जानकारी से जुड़ी परेशानी ना हो। वहीं पर इस जॉब फेयर में 10वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट युवाओं तक को प्लेसमेंट के अवसर मिलेंगे। यह कांग्रेस का कहना है कि जब एक राजनीतिक दल का युवा संगठन अपने स्तर पर इतने लोगों को नौकरी दे सकता है तो फिर सरकार क्यों नहीं। वहीं पर दिल्ली में आयोजित पूर्व जॉब फेयर में 7000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया था, जिनमें से 3680 को प्लेसमेंट मिला था। खास बात यह रही है कि इनमें सबसे ज्यादा चयनित युवा बिहार से थे। अब यूथ कांग्रेस की नज़र बिहार में इस रिकॉर्ड को और बेहतर करने पर है, जहां रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है।
दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दलित और पिछड़ा कार्ड खेला है। तेजस्वी की एक बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। तेजस्वी यादव ने यूपी के इटावा में एक कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी को पिछड़ेपन और फिर दलितों से जोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। बिहार सरकार की पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा की आरजेडी में शामिल होने के मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि एक ही जाति के लोग कथावाचक क्यों बनते हैं? क्या दलित और फिर पिछड़े लोग हिंदू नहीं है? क्या केवल ऊंची जाति के लोग ही कथावाचक बन सकते हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो फिर इटावा की तरह बिहार में किसी भी दलित और पिछड़े कथावाचक को ना तो पीटना पड़ेगा और ना ही उसका सिर मुंडवाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भगवान की कथा कहने का अधिकार सभी को है और इस मुद्दे पर बीजेपी की चुप्पी उनकी मंशा को दर्शाती है। आपको बता दें कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच तेजस्वी का समलैंगिक कथावाचक मुद्दा गर्म सकता है। जहां उत्तर प्रदेश के इटावा में दलित कथावाचक पर हमले का मुद्दा उठा करके तेजस्वी ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। दोस्तों, बिहार पुलिस को जल्द ही 21,000 से अधिक नए सिपाही मिलेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। दरअसल बिहार पुलिस को जल्द ही 21,391 नए सिपाही मिलेंगे। पुलिस विभाग के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28 जून को इन 9 चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये भर्ती प्रक्रिया बिहार पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। नए सिपाहियों के शामिल होने से राज्य में पुलिस बल की मजबूती बढ़ेगी और विभिन्न जिलों में तैनाती से पुलिस विभाग में कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अवसर पर सिपाहियों को संबोधित करेंगे और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और फिर जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देंगे। जी हाँ, इस नियुक्ति से विभाग में कर्मचारियों की संख्या में इजाफा होगा जो कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। दोस्तों, बिहार में आरजेडी की उम्मीदवारी पाना अब आसान नहीं है। गणेश परिक्रमा करने वालों पर तेजस्वी यादव की सीधी नजर है। दरअसल बात यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव को राजद ने करो या मरो के रूप में लिया है, इसलिए वे टिकट वितरण की समूची प्रक्रिया को पूरी तरीके से गोपनीय बनाए हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि राजद आला कमान ने टिकट को लेकर के बेहद करीबी को भी आश्वासन नहीं किया है। फिलहाल राजद अपनी पार्टी के 100 घोषित धुरंधरों पर सीधी नजर बनाए रखे हुए हैं। यह गणेश परिक्रमा में भरोसा रखने वाले अपनी पार्टी के धुरंधरों की गतिविधियों की हर जानकारी राजद आला कमान ले रही है। वहीं पर राजद के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में राजद में टिकट पाना टेढ़ी खैर हो गया है। जहाँ कई दिग्गजों की उम्मीदवारी तय करने से पहले राजद उनकी सियासी और फिर जातीय कुंडली खंगाल रहा है। इस दिशा में राजद पूरी ताकत झोंक दी है, इसीलिए राजद टिकट की दावेदारी चुनौतीपूर्ण हो गया है। जहाँ राजद सूत्रों के अनुसार पार्टी ने अपने पदाधिकारियों को चुनाव पहले विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी और फिर आयोजन की जिम्मेदारी दी है। उन्हें अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए कहा है। पार्टी आला कमान ने अनौपचारिक तौर पर संगठन के पदाधिकारी एवं सांसदों विधायकों को हिदायत दी है कि उन्हें अपने अपने क्षेत्र में रहना है, गणेश परिक्रमा की जरूरत नहीं है। पर जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले पार्टी के तमाम कार्यक्रमों पर सीधी नजर खुद तेजस्वी यादव की है। जहाँ तेजस्वी और उनकी कोर टीम के सदस्य इन दिनों खुद कार्यक्रमों की जानकारी तलब कर रहे हैं। जहाँ कौन नेता पहुँच रहा है या नहीं, कौन कौन उपस्थित रहे। जहाँ कई बार तेजस्वी खुद सेल फोन घुमा करके तमाम 100 घोषित धुरंधरों की जानकारी ले रहे हैं। कई बार वे स्पॉट पर भी पहुंच रहे हैं। इस बार इस तरह टिकट बंटवारे से पहले पार्टी अपने लोगों की छानबीन में लगी हुई है। दोस्तों, बिहार में अब शहरीकरण की रफ्तार को नई उड़ान मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में कॉलोनियां बसाई जाएगी। इसके लिए हर शहर में 200 एकड़ जमीन की व्यवस्था करने के लिए संबंधित आयुक्तों और फिर जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। ये जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सभा को संबोधित करते हुए दी है। जहाँ सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार अब तेजी से बदल रहा है और ये बदलाव व्यवस्थित शहरीकरण के बिना अधूरा है। उन्होंने बताया है कि शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार लैंड पुलिंग पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है ताकि व्यवस्थित और फिर पारदर्शी तरीके से नई कॉलोनियों का विकास हो सके। वहीं पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के सरकार अब हाइब्रिड मोड पर काम करेगी, जिससे सार्वजनिक और फिर निजी भागीदारी के माध्यम से बेहतर परिणाम सामने आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने रेरा अधिकारियों से कहा कि वे ऐसा कानून बनाएं जिसमें कागजी औपचारिकताएं कम से कम हो, ताकि बिल्डरों और फिर निवेशकों को अनावश्यक अड़चनों का सामना न करना पड़े।
दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बेहद आम होती जा रही है। बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या, जैसे कि आपको पता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो हार्ट अटैक का मामला काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अक्सर जो हार्ट अटैक होते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होते हैं। अब सवाल है कि अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसकी क्या क्या सिम्टम्स है जो पहचाना जा सके। तो उससे पहले आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या बेहद आम होती जा रही है। हालांकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल तुरंत कोई गंभीर परिणाम नहीं दिखाता है, लेकिन लंबे समय तक इसे नज़रअंदाज करने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे जानलेवा कंडीशन का रिस्क बढ़ जाता है। आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर तब तक लक्षण शरीर में ठोस रूप से नहीं दिखाई देते हैं जब तक ये खतरे की सीमा तक ना पहुंच जाए। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से धमनियां संकड़ी या फिर बंद हो जाती है, जिससे पैरों तक खून और फिर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसे में पैरों में महसूस होने वाले दर्द और फिर बदलाव को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ये खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संकेत हो सकता है। पैरों में दिखने वाले कोलेस्ट्रॉल के लक्षण के बारे में अगर बात की जाए तो खून की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर पिंडलियों में ऐंठन या फिर मांसपेशियों में दर्द सबसे कॉमन लक्षण है, यह खास तौर पर चलते समय। वहीं पर ठंडे पैर, या अगर आपके पैर अक्सर ठंडे रहते हैं तो ये खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत हो सकता है। धमनियों के संकड़े होने से खून ठीक से नहीं पहुंच पाता, जिससे पैरों का तापमान गिर जाता है और ठंडा हो जाता है। वहीं पर खून की कमी से नसों पर असर पड़ता है, जिससे पैरों या फिर अंगूठों में सुन्नापन या फिर झुंझुनी महसूस हो सकती है। नींद में पैरों की नसों को खींचना भी हाई कोलेस्ट्रॉल का नतीजा हो सकता है। वहीं पर खून की धमनियों में फैट जमा होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण पैर की त्वचा सामान्य से ज़्यादा पीली या फिर फीकी दिख सकती है। जब खून की सप्लाई में रुकावट होने पर नाखून धीरे बढ़ते हैं, मोटे या फिर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और फिर उनका रंग भी बदल सकता है। अब सवाल है कि हाई कोलेस्ट्रॉल से बचाव कैसे करें। तो आपको बता दूं कि लाइफस्टाइल में बदलाव कोई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का सबसे कारगर तरीका होता है। ऐसे में ज़्यादा फाइबर और फिर कम सैचुरेटेड फैट वाला खाना खाएं, या नमक और फिर शक्कर का सेवन सीमित करें। रोज़ कम से कम 30 मिनट चलें और हल्का व्यायाम करें। जब वेट कंट्रोल रखें, स्मोकिंग और फिर अल्कोहल से परहेज करें। दोस्तों, छठ और दीपावली पर बिहार पहुंचने वालों को अब टेंशन खत्म हो गया है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अब छठ, दीपावली समेत अन्य विभिन्न त्यौहार पर घर पहुंचने वाले लोगों के लिए टेंशन दूर हो गई है। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार सरकार आगामी त्यौहार के दौरान भीड़ को प्रबंधित करने के लिए 299 अतिरिक्त बसें चलाएगी। 299 बसें। नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा है कि बिहार के लोग विभिन्न पर्व त्योहारों, खास करके छठ, होली, दीपावली एवं दुर्गा पूजा के अवसर पर काफ़ी संख्या में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और फिर पश्चिम बंगाल से घर आते हैं। पर्व त्योहारों के अवसर पर बिहार आने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि बिहार आने वाले लोगों की यात्रा को सुगम बनाने तथा उनकी सहूलियत के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बिहार से जुड़े हुए अंतर्राज्यीय मार्गों पर राज्य सरकार 299 एसी एवं नॉन एसी बसों का परिचालन कराने जा रही है। उन्होंने लिखा है कि 24 जून 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार 75 वातानुकूलित यानी कि एसी और 74 डिलक्स बसों की खरीद पर 105 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही साथ लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत भी 150 अतिरिक्त एसी बसों का परिचालन कराया जाएगा। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार पर्व त्योहारों, खास करके छठ, होली, दीपावली एवं दुर्गा पूजा के अवसर पर केंद्र सरकार से भी और अधिक विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध करेगी, जिससे पर्व त्योहारों के समय लोगों को अब बिहार आने में सहूलियत होगी और फिर वे सुविधापूर्वक अपने घर पहुंच सकेंगे। पिछले साल की शुरुआत में ही छठ और फिर दीपावली के दौरान ट्रेनों और फिर बसों की कमी के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया था कि यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार अगले साल से अधिक बसें चलाएगी। लाठी की जगह अब कलम की बात होगी, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है और फिर तमाम राजनीतिक दल चुनाव से पहले हर तबके को लुभाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छात्रों के बीच मौजूद रहेंगे। जब पटना के बापू सभागार में छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया, जब इस संसद में तेजस्वी यादव छात्रों की समस्या को से मुखातिब हुए। जब पटना में छात्र युवा संसद से पहले तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी थी। तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए छात्रों के मुद्दे पर बिहार सरकार को भी घेरा था। जब तेजस्वी यादव ने
एक्स पर लिखा था कि छात्र और फिर युवाओं के कंधों पर सवार होकर ही देश का सबसे युवा बिहार प्रदेश 21वीं सदी में प्रगति और फिर समृद्धि की उड़ान भर सकता है। जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति और फिर बेरोजगारी की भयावह स्थिति से भाजपा नीतीश सरकार ने बिहार के भविष्य को अंधकार बनाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखा है। वहीं पर बिहार के युवाओं और फिर छात्रों को लामबंद करने तथा बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के उनके दायित्वों के प्रति उन्हें सजग बनाने के लिए आरजेडी छात्र युवा संसद का आयोजन कर रही है या कल किया है। इस आयोजन में शामिल हुए सभी छात्र और फिर युवाओं के बीच कलम की ताकत पर बिहार के उत्थान को लेकर के उनकी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में कलम वितरित किया गया। आपको बता दें कि शिक्षा और कौशल ही बिहार के युवाओं को आधुनिक वैश्विक जगत की चुनौतियों के प्रति सजग बना सकता है। कलम और फिर कौशल की ताकत ही देश एवं बिहार को समृद्ध और फिर शांति के मार्ग पर अग्रसर कर सकती है। यह शिक्षा रोजगार जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों की अनदेखी कर रही इस सरकार को बिहार जैसे गरीब राज्य में सत्ता में बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं रह जाता है। बिहार के युवाओं एवं छात्रों की जागरूकता, समाज के प्रति उनके प्रतिबद्धता, समता और फिर समावेश सुनिश्चित करने वाली उनकी समाजवादी विचारधारा के प्रति उनके समर्पण के प्रतीक के रूप में कलम उन्हें सदैव और उनके दायित्व का स्मरण करवाते हैं। ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से वैश्विक मंच पर ऐसी आवाज़ उठाई है जिससे पूरी दुनिया चकित हो गई है। जहाँ हमेशा तटस्थ रहने वाला भारत इस बार ईरान हमले पर जमकर के चिंता जताई है और पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि भारत गलत के साथ खड़ा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स समूह के साथ मिलकर के भारत ने ईरान पर 13 जून 2025 से हो रहे सैन्य हमलों पर गहरी चिंता जताई। इन हमलों को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिर संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। इस कदम से न सिर्फ मध्य पूर्व की स्थिति पर भारत का साफ रुख सामने आया है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता भी दुनिया को दिखी है। यानी कि भारत सीधे सीधे ईरान का साथ दिया है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5-6 जुलाई को रियो जनेरियो में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां ये मुद्दा और गहराई से उठेगा। भारत के इस रुख से ईरान बेहद खुश हैं। ईरानी दूतावास ने दिल्ली में बयान जारी करके भारत के स्वतंत्रता प्रेमी लोगों, राजनीतिक दलों, सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और धार्मिक नेताओं का दिल से शुक्रिया अदा किया है। दूतावास ने कहा है कि जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किए, तब भारत के लोगों का समर्थन और फिर शांति के लिए उनकी आवाज़ ने ईरानी लोगों को हौसला दिया। दोस्तों, आज हम किशनगंज के एक ऐसे लाल के बारे में बात करने वाले हैं जिसको जानकर कि आप उन पर गर्व महसूस करेंगे। दरअसल हम आज बिहार के एक होनहार IAS अधिकारी अनिल बसाक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिहार के किशनगंज का अनिल बसाक सड़क किनारे ठेला लगाने वाले बेटे से IAS अधिकारी बना है। दरअसल बात यह है कि बिहार के किशनगंज जिले से आने वाले अनिल बसाक आज देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। यह बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनिल ने साल 2020 के UPSC सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 45वीं रैंक हासिल करके इतिहास रच दिया। उनके पिता विनोद बसाक कभी सड़क किनारे कपड़े बेचते थे और घरों में काम करके परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन अनिल ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन के दम पर किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। आपको बता दें कि बचपन से ही आर्थिक तंगी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन अनिल ने कभी हार नहीं मानी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाले अनिल ने IIT दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला में मिला। उन्होंने बताया है कि पिताजी ने दिन रात मेहनत की ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। मैं हमेशा महसूस करता था कि उनके त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूं। अनिल ने पहली बार UPSC परीक्षा 2018 में दी थी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर सके। वे मानते हैं कि तब उनके अंदर आत्मविश्वास से ज़्यादा आत्ममुग्धता थी। जब दूसरी बार उन्होंने बेहतर रणनीति बनाई और भारतीय राजस्व सेवा में यानी कि IRS में चयन हुआ। ऑल इंडिया रैंक 616 आई, लेकिन उनका सपना था IAS बनना, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास में 2020 में उन्होंने 45वीं रैंक हासिल करके आखिरकार वह मुकाम पा लिया। मई 2025 में बिहार सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फेरबदल के तहत अनिल बसाक को मधेपुरा जिले का उप विकास आयुक्त यानी कि DDC और जिला परिषद के CEO की जिम्मेदारी सौंपी है। जब विधानसभा चुनाव से पहले इस पद पर नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है। अब वो जिले में विकास योजनाओं की निगरानी, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और फिर चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य देख रहे हैं। वहीं पर अनिल बसाक ने अपने पूरे सफर में अपने माता पिता, शिक्षकों और फिर मार्गदर्शकों का विशेष
आभार जताया है। उनका मानना है कि यदि परिवार का साथ, सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत हो तो फिर कोई भी बच्चा किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। या उनकी कहानी आज उन लाखों युवाओं को प्रेरणा दे रही है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। वहीं पर अनिल बसाक की कहानी सिर्फ एक सफल अभ्यर्थी नहीं बल्कि उस समाज की है जो संघर्ष से तप करके निखरता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शिक्षा, परिवार का सहयोग और फिर समाज की सकारात्मक भूमिका किसी भी युवा को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। हमें ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है ताकि हर अनिल को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।